सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य उत्सव ने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग को एक बार फिर अपने मंचन में लोगों के सामने ला दिया। मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास सम्राट की न्यायप्रियता, सुशासन और सांस्कृतिक योगदान को हर दिल तक पहुंचाने में कामयाब दिखी, जिसमें 225 से अधिक कलाकार हाथी, घोड़े, पालकी के साथ शामिल हुए, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन गाथा जीवंत हो उठी। विक्रमादित्य का वो काल शक की वो उस समय की बिल्कुल आतताइयों की भी सीमाओं को पार करने वाली एक अपराधी जाति ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को आतंकित किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विक्रमादित्य ने अपने तलवार के बलबूते पर न केवल पूरे देश को सुशासन में बदला, बल्कि देश से आगे जाकर भी शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समूची मानवता को धन्य करते हुए सुशासन के सारे तंत्र को पुनर्स्थापित किया और एक नहीं सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है। वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है। कार्यक्रम में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भजन शेखावत ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी है। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। इतना भव्य आयोजन और महान सम्राट विक्रमादित्य जी के जीवन मंचन को नाट्य रूप दे करके दिल्ली वासियों को इस गौरव गाथा को देखने का मौका दिया। मैं अपनी ओर से, पूरी दिल्ली सरकार की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मध्य प्रदेश सरकार को। ये महानाट्य की प्रस्तुति केवल नाटक नहीं बल्कि हमारी संस्कृति विरासत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास था। इस महान नाटक में भारत के स्वर्णिम युग का उत्सव देखने को मिला, जिसमें संस्कृति और सुशासन की आज से हजारों साल पहले रची गई अमर गाथा के दर्शन हुए। महानाट्य में सम्राट की वीरता, ज्ञानशीलता, न्यायप्रियता के जीवंत दर्शन देखने को मिले। प्रकाश, संगीत और नाट्य कला का अद्भुत संगम जब एक साथ प्रस्तुत हुआ तो दर्शन इतिहास के उसे कालखंड में गोते लगाते हुए विक्रमादित्य के कालखंड में पहुंच गए। इस प्रस्तुति पर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट में कलाकारों के अभिनंदन को अमर कर दिया। ये केवल मंचन नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य से फिर से जुड़ने का मौका था, जो कि हमें आज भी सुशासन की प्रेरणा देता है। कि सम्राट विक्रमादित्य के माध्यम से न केवल उत्पीड़न और गुलामी से मुक्ति मिली, बल्कि उन्होंने भारतीय कला, साहित्य और विज्ञान का पूर्ण जागरण की भी शुरुआत की और अपने क्षेत्र को विश्व के विकास की प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य किया। आज भारत का जन जन सम्राट विक्रमादित्य के शौर्य, उनकी शासन, उनकी शासक की क्षमता के बारे में ज्ञान प्राप्त करे। ऐसे नवरत्न उनके दरबार में थे, चाहे कालिदास जी हो, बराहमीर हो, धनवंतीर जी हो, भट्टी हो, अमर सिंह जी हो, जिन्होंने भारत के इतिहास और भारत के आधुनिक युग में अपना प्रकाश उस समय अपने योगदान दिया था। 3 दिन एक इतिहास और अनगिनत प्रेरणाएं लाल किले के उस मंच से सभी तक पहुंची हैं। यह एहसास मध्य प्रदेश के द्वारा दिए गए स्वर्णिम युग को करीब लाने से भरा रहा, जिस पर पूरे भारत ने गर्व किया था। ये पहला आयोजन नहीं है जब ऐसे आयोजनों की श्रृंखला के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में धार्मिक, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विकास एक साथ पनपते दिख रहे हैं। पौराणिक वैभवशाली इतिहास के साथ हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कदमों की हमेशा जरूरत रही।
नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने के लिए ये कोशिश थी, लेकिन असली जागरण तो सम्राट विक्रमादित्य जैसे सम्राट को स्कूल कॉलेज की शिक्षा में शामिल करके नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। नए भारत के रोड मैप में ऐसे प्रयास हमेशा के लिए मील का पत्थर के रूप में याद किए जाएंगे, क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास को संग्रहालय तक सीमित रखना नई पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। इस विरासत को विकास के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाने का यही सही समय है, जिस पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट आई बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज कोई बड़ी बहस नहीं और कोई डिबेट नहीं, बल्कि आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, एक तरीके से परिचर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो वैभव विक्रमादित्य जी से जुड़ा हुआ था वो अब फिर से नए सिरे से सरकार ने सबके सामने ला दिया है। एक ऐसा इतिहास खंड जिसकी चर्चा किताबों में, इतिहास के पन्नों में होती है और नई पीढ़ी इससे एक तरीके से अनजान सी रह जाती है। उनके सामने फिर से खड़ा हो गया है वो सम्राट विक्रमादित्य का वैभवशाली इतिहास, जिसकी ज़रूरत आज हम सबको है। उस न्यायप्रिय राजा की जानकारी आज हम सबको है, जिसके लिए एक बड़ा आयोजन दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। ये यादव ने एक सांस्कृतिक रूप से इतिहास रच दिया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये कार्यक्रम कितना सफल रहा, कैसे इसके ज़रिए लोगों को संदेश पहुंचाए गए और वो क्या संदेश लोगों तक पहुंच भी पाए हैं क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पूरी चर्चा में जो लोग शामिल हैं उनका पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में भारतीय नाट्य महोत्सव से जुड़े हुए राजीव वर्मा जी, जो कि एक्टर की भूमिका में, कलाकार की भूमिका में रहे, उनका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ टीकम जोशी जी हैं, निर्देशक मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और विनय उपाध्याय जी हैं, कला समीक्षक के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्ट के ज़रिए जैसे कि हमने बताया कि ये 3 दिन का जो नाट्य महोत्सव था वो कैसे सफल हुआ, कैसे विक्रमादित्य जी की पूरी जीवन शैली को जीवंत करके लोगों के सामने पेश किया गया। और केवल इस बार आयोजन मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत को संदेश देने वाला ये आयोजन था। और इस आयोजन के ज़रिए काफ़ी हद तक नई पीढ़ी विक्रमादित्य जी के शासनकाल को जान पाई होगी। चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले टीकम जोशी जी से ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये जो विधा चुनी गई है उसके वो माहिर भी हैं, बखूबी इस बात को समझते होंगे कि जो शैली चुनी गई अपनी बात को पहुंचाने की, विक्रमादित्य जी के राजकाज को लोगों के सामने पेश करने की, वो नाट्य मंचन की शैली थी। इसमें कितनी सफलता मिली है और इस पूरे आयोजन को लेकर उनकी पहली टिप्पणी क्या है? टीकम जी। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन ने अपने ऐतिहासिक परंपराओं को समेटने के लिए तो काफी समय से बहुत काम किया है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत ही इतनी बड़ी है और हमारे यहाँ हमेशा ऐसे प्रयास हुए हैं कि हम अपने ऐतिहासिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत, इन सबको समेटने का कोशिश करते हैं। और ये जो प्रयास हुआ है हम इसकी मतलब भरपूर तरीके से सराहना इसलिए भी करते हैं क्योंकि अब हम जिस युग में जी रहे हैं मूलतः ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद और एक वर्चुअल वर्ल्ड के क्रिएट होने के बाद हम अपनी चीजों से अक्सर दूर हो गए हैं। हम वो सब देख रहे हैं जो हमें परोसा जा रहा है, लेकिन उसके पहले की एक दुनिया रही थी जब इन सब चीजों से हमारा साबका रहा था। हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं यहाँ पर वो इन सब चीजों से सिर्फ अनभिज्ञ नहीं थे, पर अब चूंकि जनरेशन जो आ रही है वो अनभिज्ञ है, तो ये एक बहुत बड़ी कवायद है और मुझे लगता है कि अपने इतिहास को, अपने सांस्कृतिक धरोहर को जानने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसके अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने भी ये प्रयास किया है। आज से 2 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य, आदि विक्रमादित्य पर हम लोगों ने भी एक बच्चों के साथ प्रस्तुति की थी, नाट्य विद्यालय के छात्रों के साथ, जिसकी प्रस्तुति हम दिल्ली में किए हैं और मध्य प्रदेश में भी हर जगह उसके शोज किए हैं, जिसके थ्रू हमने विक्रमादित्य के समय काल में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपराओं का अध्ययन किया
बरामीर की भी एक प्रस्तुति मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय ने की और उसकी भी प्रस्तुतियां नाट्य विद्यालय के द्वारा अलग अलग जगहों पर की गई। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को या अपने मध्य प्रदेश के अपना दर्शन समझें, अपना इतिहास समझें और उस पर नई सृजनात्मक प्रक्रिया चालू करें। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसके लिए साधुवाद करता हूँ। चलिए, तो ये तो रहे टीकम जी की टिप्पणी। अब चलते हैं इस पूरे कार्यक्रम को कला समीक्षक के रूप में कैसे देखते हैं, विनय जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 दिन अलग अलग आयोजन, प्रस्तुतिकरण और लोगों पर छाप छोड़ने की जो कोशिश है, उसमें ये पूरा कार्यक्रम कहाँ तक खरा उतर पाया। इस पूरे कार्यक्रम की आप अगर समीक्षा करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे विनय जी? देखिए, ये जो महानाट्य विक्रमादित्य का जो हुआ है, ये लाल किले पर भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन उज्जैन के रंगमंच पर ये महानाट्य पहले भी होता रहा। और ये संयोग है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने ये दायित्व समझा कि जिस नाटक में वो किरदार के रूप में कभी उज्जैन में शामिल हुआ करते थे, उस नाटक को वर्तमान परिवेश में एक पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने लाने की जरूरत है। लिहाजा जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये तय पाया, अगर राजनीति के साथ सांस्कृतिक हस्तक्षेप अगर कोई नाटक कर सकता है तो वर्तमान परिदृश्य में इस विक्रमादित्य महानाट्य का होना बहुत ही प्रासंगिक है। इसके भी प्रासंगिक है क्योंकि विक्रमादित्य सुशासन के लिए जाने जाते हैं, तो उनके कार्यकाल को सांस्कृतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक सुनहरे अध्याय की तरह भारत के इतिहास में दर्ज किया जाता रहा है। ऐसे विक्रमादित्य के नाटक को रंगमंच पर ले जाया जाता है उनके किरदार को, तो उसमें से कई सारे विमर्श आज चलते हैं। सबसे पहले तो जिस सांस्कृतिक बोध की बात की जाती है, जिस सांस्कृतिक अस्मिता की बार बार बात की जाती है, दरअसल उसके पैमाने हैं क्या होना चाहिए? उसके पैमाने जैसे नाटकों का है और वैसे विक्रमादित्य के कार्यकाल देखा जाए तो उनका ही वो समय के कालिदास थे, भावुदी थे, भर्तृहरि थे, वराह मिहिर थे, नागार्जुन थे, मानभट्ट थे, पाणिनि थे, पतंजलि थे, चाणक्य जैसा एक ऐसा राजनीतिक वो भी उस समय था। और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की भी चर्चा उनके कार्यकाल की जाती है। इसलिए विक्रमादित्य के कार्यकाल को वो सतही तौर पर देखे जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा अपने वक्तव्य में कि भारत की नई शिक्षा नीति बार बार इस बात का उद्घोष करती है कि हमें अपने सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर पहुंचने की जरूरत है। ये सांस्कृतिक मूलाधार हमें है क्या? हमारा यही तो इतिहास है, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन है, हमारी पुरानी उपलब्धियां हैं जो कि पूरी जीवन, प्रकृति, संस्कृति और विज्ञान के साथ मिलकर काम करती है। इसलिए आज शिक्षा के साथ रंगमंच का जोड़कर देखने की बात जब आती है, मुझे लगता है कि इस ज्ञान परंपरा के साथ जैसे हमारे उस समय के शासकों के कार्यकाल को भी देखा जाना जरूरी है। और रंगमंच एकमात्र नाटक ऐसी विधा है जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि प्रजातांत्रिक विधा मानी जाती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसलिए विक्रमादित्य जैसा एक किरदार नाटक के माध्यम से जब भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर दिखाया जाता है तो इसका केवल और केवल सही अर्थ नहीं निकालना चाहिए। दरअसल वो आभास है जो पूरे देश में फैलेगी। हाँ, मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा, ये महानाट्य केवल राजधानी के दर्शकों की बपौती नहीं है, इसके मंचन और भी होना चाहिए। इस नाटक को देखने का एक छोटे से कस्बे के व्यक्ति को भी है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ इस महानाट्य के
मंचन को धारण। बिल्कुल, आपको ऐसा धन्यवाद। लौटेंगे। एक टिप्पणी मैं राजू जी की भी ले लेता हूं। कलाकार के नाते इस पूरे कार्यक्रम को भी उन्होंने देखा है। ऐसे आयोजनों का कितना असर होता है दर्शकों पर? ऐसा पुराना वैभवशाली युग, उसका कालखंड दर्शकों के सामने रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना कितना छाप छोड़ने वाला होता है दर्शकों पर? ये राजू जी। रंगमंच से अगर किसी कहानी, कथा, परंपराओं और इतिहास को दिखाया जाता है तो सबसे ज्यादा असर करता है, सबसे ज्यादा उसका असर होता है। और महाराज सम्राट विक्रमादित्य जो हैं वो कोई ऐसे नहीं है जिन्हें कोई जानता नहीं है। इनके बारे में वर्षों से हम लोग स्कूल में बेताल बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी और परामीर और कालिदास तो ऐसे नाट्यकार हुए हैं, ऐसे कलाकार हुए हैं जिनसे नाटक शुरू ही होता है। यानी वो समय से जब नाटक शुरुआती हुई थी तब से कालिदास को पूरा संसार जानता है और हर जगह उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो विक्रमादित्य ही सब इन नवरत्नों के संरक्षक थे, जिसमें विज्ञान भी था, कहानियां भी थी, न्याय भी था। और ये सारी चीजों को नाट्य रूप में दिखाना एक बहुत बड़ा काम है और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई। और मुझे ये जानकर बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि वो स्वयं एक नाट्य प्रेमी है और उन्होंने किसी समय विक्रमादित्य के पिता की भूमिका निभाई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शासन को और हमारे सारे जो कलाकार हैं उनको साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार की प्रस्तुतियां पूरे देश में की जानी चाहिए। और हालांकि बहुत पहले भी कभी विक्रमादित्य पे बहुत काम हुआ है। मैं स्वयं भी कालिदास पर काम कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि ये नाट्य प्रस्तुतियां हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और हम भी इसीलिए आज ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मील का पत्थर तो रखा गया है। अब इस मील के पत्थर से क्या संदेश जा रहा है और क्या इसका असली संदेश कि विक्रमादित्य जी के केवल इतिहास को नहीं जानना है बल्कि उस समय की न्याय व्यवस्था, उस समय के जीवन शैली को भी हम अपनाएं, ये जानना ज़रूरी है। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं टीकम जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नाट्य विधा है वो काफ़ी पुरानी एक तरीके से कहकर खारिज कर दी जाती है कि उतना असर दर्शकों पर नहीं होगा, पर नाट्य को चुनना विक्रमादित्य जी के लिए क्या ये सफल प्रयोग है? आपका क्या आकलन इसमें? नहीं, नाट्य विधा मूलतः आप ये देखिए कि नाटक जो है जितना प्रभावशाली होता है सहज रूप से दर्शकों के सामने, वो फिल्म नहीं होती है। ये तो फैक्ट बात है। और नाटक ही एक ऐसी विधा है जो सीधा कम्युनिकेट करती है क्योंकि आप दर्शकों को से सीधे रूबरू होते हैं। और अगर आप अपने इतिहास का पुनरुत्थान कर रहे हैं, पुनर्जागरण कर रहे हैं नाट्य प्रस्तुति के जल्दी, तो ये जो तरीका है एक्चुअली आप आधुनिक युग में आ गए हैं और आप एक पौराणिक स्थल पर, लाल किले जैसी किसी जगह पर एक पौराणिक नाटक अगर कर रहे हैं जो विक्रमादित्य पर आधारित है, तो उसमें जो तकनीकी यूज है वो होना भी चाहिए, मैं उससे भी एग्री करता हूँ। पर नाटक मूलतः संप्रेषण का माध्यम है जो बहुत ऑर्गेनिक ढंग से होता है, तो वो अपना प्रभाव तो उसी तरह छोड़ेगा ही छोड़ेगा। पर जैसा कि विनय जी ने कहा और राजीव जी ने कहा कि इस नाट्य प्रस्तुति को किसी एक शहर तक सीमित ना करके हमें और कम्युनिकेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी लोक शैलियों में भी सीधा संप्रेषण है। तो अगर इन नाट्य प्रस्तुतियों के बहुत सारे वर्जन बनाकर हम छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक ले जाएं तो ये इतिहास की और संस्कृति और परंपराओं की जानकारी के साथ साथ उनका पुनरुत्थान भी है क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को दोबारा देखना भी तो है। तो नाटक उसके लिए सबसे प्रभावशाली विधा ही है। मतलब उदाहरण के तौर पर अगर हमने जो नाट्य विद्यालय में किया, हमारे यहाँ जो जनरेशन है उन्होंने जब विक्रमादित्य पर काम किया और 32 पुतलियों की कहानियां पढ़ी तो उनको मैंने समझाने की जब कोशिश की तो उनको एक नई दृष्टि मिली अपने इतिहास को देखने की। तो इस तरह के काम जरूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रभावशाली काम है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा और मैं चाहूंगा कि वे आगे भी हमें ऐसे ही उत्साहित करते रहें इस तरह का काम करने के लिए। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, और ऐसे काम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन इसके पीछे जो एक मकसद लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिलती है, विनय जी से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि एक कोशिश है सांस्कृतिक रूप से स्थापित विचारधारा को करने की, और एक नया शब्द गढ़ा जा रहा है आजकल की धार्मिक राष्ट्रवाद लाया जा रहा है। क्या ये उससे भी जोड़कर इस सब चीज़ों को देखा जाए क्या, कि पुराने हीरोज़ को सामने करना, ये क्या विचारधारा की भी एक स्थापितीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है? देखिए, अभी मेरा ये मानना है कि हमारी कोई भी कला, कोई भी हमारी रचना है, वो अपने आप में बहुत ही है। वो बिना किसी आचरण के, दुराग्रह के अपना काम करती है, और कलाओं की मूल में लोक मंगल छुपा होता है। लोक का मंगल करने वाला उद्देश्य जो है वो दरअसल कलाओं का उद्देश्य होता है। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रयोग धर्मी प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने अपने श्लोक में कहा है, अपनी ऋचा में कहा है कि जनक से विजयम नाट्य पराजयम सर्वलोक शिव नाट्य सृजा विवर्धनम। यानी कि हे नाट्य देवता, आप दुर्जनों का दंडन करके सज्जनों का कल्याण, उनका मंगल करें, इस तरह से मेरे नाट्य करने का परिवर्तन करें। इसलिए कोई भी नाटक का मंचन यदि होता है, यदि जनता की भी समाज में जा रहा है, उसके बुनियाद से दरअसल लोक मंगल की ही कामना है। इसलिए पूर्वाग्रह से किसी भी चीज को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है स्वस्थ मानसिकता से जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके तर्कों के साथ, इतिहास के तथ्यों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की गई है, तो निश्चित रूप से उस पर अपनी बात रख सकते हैं प्रशासन से। लेकिन एक लोक नायक को, एक इतिहास पुरुष को, एक महान पुरुष को जब आप रख रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? मुझे तो लगता है कि ऐसे हमारे इतिहास पुरुष पर इस तरह के कई सारे नाटक बनाए जाने और उनके मंचन की आवश्यकता है। टैगोर कहते थे कला ज्ञान की प्रयोगशाला है। इसलिए जब हम कलाओं के पास जाते हैं तो दरअसल हम ज्ञान का कोई पाठ ही सीखते हैं। इसलिए ये कलाएं जो हैं वो दरअसल चलती फिरती ज्ञान परंपरा सबसे मानी जाती है, उनकी कार्यशाला मानी जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी से पूर्वाग्रह से न किसी को उसमें वाद और विचार को अलग तरह से लक्ष्य करना, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यदि मान लो किसी प्रकार की कोई असहमति है तो वो तथ्यों से होनी चाहिए और तर्क संगत प्रामाणिक होनी चाहिए, वो अधिकार है। लेकिन यदि मान लो से अगर कोई काम किया जा रहा है, मुझे लगता है इसका भरपूर धन्यवाद। चलिए, आपसे आगे भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन राजू जी की ओर चलता हूँ। राजू जी, यही सवाल मैं अगर आपसे लूँ कि क्या कोई विचारधारा को स्थापित करने के भी इस पूरे कार्यक्रम को उस नज़रिए से कुछ लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या किस नज़रिए से देखा जाएगा? क्या ये उचित भी है क्या इतने बड़े कार्यक्रम को इस रूप में छोटा कर देना? नहीं, मुझे लगता है कि विचारधारा से कोई इसका रिश्ता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये नाटक जो है विशेष तौर से, खास तौर से, देखिए, महाराज सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, उनका विज्ञान से लगाव, उनका कलाओं से लगाव और उनका छोटी छोटी सामाजिक समस्याओं से लगाव, बेताल 25 में यही कहा गया है। तो इन सबके प्रति हमारे राजनीतिज्ञों को, हमारे प्रशासकों को और हमारी पुलिस व्यवस्था को सीखने की आवश्यकता है। और यही मेरे ख्याल में इसका मकसद है कि हम पुरानी विरासत को, पुरानी परंपराओं को, हमारे पुराने इतिहास को दोहराने के लिए हम इसलिए ही करते हैं नाटक। और नाटक सबसे अच्छा जरिया है इन सबको शिक्षा देने का कि भाई इस तरह से सब शासन चलाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है जो उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की, और उज्जैन में भी हुए हैं इसके शो, लेकिन दिल्ली से शुरुआत की और उसको सारे देश में फैलना चाहिए कि भाई देखिए, सम्राट ये होते हैं, न्यायप्रिय शासक ये होते हैं और कला प्रेमी शासक ये होते हैं। और मैं इसलिए एक बार फिर से हमारे लोकप्रिय मोहन यादव जी को, हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और यही कहता हूं कि ये नाटक चलते रहना चाहिए। इसकी छोटी छोटी कहानियां अलग अलग विज्ञान के बारे में, कला के बारे में
और न्यायप्रियता के बारे में ये छोटी कहानियां जो हैं इनके नाटक बनाकर दर्शकों को दिखाना चाहिए। पूरे प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और जो यही मेरा माध्यम है, नाटक का माध्यम क्या और हाईटेक होना चाहिए क्या बदलते युग के साथ? कुछ थोड़ा कोई सा आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाईटेक में टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जाती है उनका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरीके से प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक हो, प्री रिकॉर्डेड डायलॉग्स हो और सामने अभिनय हो तो उसका आनंद ही अलग है और फिर उसमें प्रेजेंटेशन में दिक्कतें नहीं आती। ये एक वजह है और इसको अगर सारे देश में फैलाना है तो यही एक जरिया है। और मैं टीकम जी की बात से और विनय जी की बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि ये ऐसी चीज है जिसको संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और इसीलिए जीवंतता बनाए रखने के लिए नाट्य माध्यम को चुना गया और उस इतिहास का कालखंड से जोड़ने की कोशिश की गई जो कि विक्रमादित्य जी के समय मौजूद था। कोशिश काफ़ी अच्छी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक रूप से एक इतिहास रच दिया गया है। अगले बार फिर भव्य रूप से इसे जब आयोजित किया जाएगा तो हम मिलेंगे, लेकिन एक संदेश चला गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांस्कृतिक रूप से अपने सरकार के ज़रिए इस पुरानी विरासत को, वैभवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने की किस तरीके की पहल की है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ विनय उपाध्याय जी जुड़े, उनका धन्यवाद। टीकम जोशी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजू वर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।